हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। ओके। यार आप आ गए क्लास लेने के लिए इतने दिनों के बाद? जी शहरियार हुसैन। जी सर। मैंने कहा इतने दिनों के बाद आप आ गए क्लास लेने। सर मेरा फ़ोन टूट गया था, मैंने नया फ़ोन ऑर्डर पे मंगवाया है तो आया, तो मैं वापस क्लास में आया हूँ। तो हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम नहीं है? सर मेरा लैपटॉप यूनिवर्सिटी में चोरी हो गया था ना, मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर भी तो बताया था ये इसमें। नहीं तो कोई इसके अलावा नहीं है घर पे? कोई ऑप्शन नहीं था? सर सर मेरी बहन की ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, वरना मैं उनसे ले लेता। अच्छा खैर। अह, मैं ज़रा सर अटेंड। कैसी रहती है आपकी वजह से, ये बताएं आप सबसे पहले तो। बहुत मिस करा है मैंने आपको। ये मैंने शेयर किया स्लाइड। लेक्चर 11 हमारा दोबारा हेडिंग जो जो जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली थी वो हेडिंग दे रहे हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट डीसी मोटर्स। स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट डीसी मोटर्स। स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट डीसी मोटर्स। उसमें हम लोगों ने कल ये डिस्कस किया था कि इसके 3 मेथड्स होते हैं स्पीड कंट्रोल का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पीड कंट्रोलिंग, क्योंकि किसी मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। स्पीड कंट्रोलिंग के हमने 3 मेथड्स कल डिस्कस किए थे। पहले 2 मेथड्स हमने कहा था, जैसे यहाँ लिखा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कॉमन है और बहुत यानी कि ज़्यादा एप्लीकेबल है। कौन कौन से? नंबर 1 फील्ड रेजिस्टेंस की एडजस्टमेंट, और नंबर 2 टर्मिनल वोल्टेज के एडजस्टमेंट, और तीसरा मेथड है वो काफ़ी लेस कॉमन है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट होगा, दैट इज इंसर्टिंग अ रेसिस्टेंस इन सीरीज विद द आर्मेचर। पहला हमने कर लिया था जिसमें हम कहते थे चेंजिंग द फील्ड रेजिस्टेंस। तो चेंजिंग द फील्ड रेजिस्टेंस में हमने देखा था कि फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ाने से हमारी स्पीड बढ़ रही थी। तो ये पूरा हमने कल की क्लास में देखा था कि फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ाने से हमारी रेजिस्टेंस बढ़ रही थी, सॉरी, फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ाने से हमारी स्पीड बढ़ रही थी मोटर की। और ये कैसे बढ़ रही थी कल की क्लास में हमने देख लिया था। इसमें हमने एक चीज नोटिस की थी, ये वो समरी है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करता है कि फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ाने से इन द एंड हमारे पास स्पीड बढ़ रही है। देखें, इंक्रीजिंग आ रहा है और रिजल्ट क्या आया? हायर स्पीड। और दूसरी चीज हमने देखी थी कि जब हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो स्पीड तो बढ़ती है मगर दोनों ग्राफ पैरेलल नहीं होते। इट मीन्स जैसे जैसे आप ये मेथड इस्तेमाल करते जाएंगे, ये दोनों ग्राफ आप देख रहे हैं कि ये दोनों ग्राफ आगे जाके कन्वर्जिंग हो रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में कल ही ये देखा था कि जाहिर है कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि दोनों मिल जाएंगी और आगे जाके शायद क्रॉस भी कर जाए। तो इसको जूम आउट करके हमने देखा तो ये चीज बनी। तो इससे हमें पता चली बात कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से स्पीड बढ़ रही है, मगर यहाँ पहुंचने के बाद ये इफेक्ट नलिफाई हो रहा है और यहाँ पर इफेक्ट उलट रहा है। तो हमने कहा था कि भाई यहाँ तक एक ऐसी जगह है जहां तक हम ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसमें फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ाने से स्पीड बढ़ती है। इसके बाद इफेक्ट अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो ये जगह कौन सी? ये लोअर स्पीड साइड है। देखिए आप स्पीड कहाँ है? वाई एक्सिस पर। तो जब आप नीचे जाएंगे तो लोअर स्पीड पे जाएंगे। तो हमने एक लिमिट लगाई कि भाई यहाँ तक हम इस्तेमाल कर लेंगे, बहुत ज्यादा लोअर स्पीड पे अगर हो तो हम ये मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही चीज हमने डिस्कस की थी यहाँ पर, ये वार्निंग के अंदर। और हमने कहा था कि बहुत स्मॉल स्पीड्स के लिए हम सेकंड मेथड इस्तेमाल करेंगे। वो कौन सा था? वो ये है। तो यहाँ से आज हमने स्टार्ट करना है, दैट इज चेंजिंग द आर्मेचर वोल्टेज। हेडिंग दीजिए चेंजिंग द आर्मेचर वोल्टेज। ओके। अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को भाई? हेलो। यस सर। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम आर्मेचर वोल्टेज को वेरी करवा के स्पीड वेरी करेंगे। तो जरा इस डायग्राम को देखें। ये डायग्राम वही है जो शंट मोटर की थी। एक डिफरेंस आ रहा है इसमें। वो क्या? कि शंट में हमने ये डब्बा लगा दिया। देखो, हम चाह रहे हैं कि आर्मेचर वोल्टेज को चेंज करें। तो आर्मेचर वोल्टेज क्या है? आर्मेचर सर्किट का वोल्टेज। जी,
आर ए ई ए को कंबाइंड मिलाएं तो वी ए बनता है। तो अगर ये डब्बा आप भूल जाएं तो हम नॉर्मली हम क्या कहते थे, टर्मिनल पोटेंशियल इज इन पैरेलल टू फील्ड सर्किट इज इन पैरेलल टू आर्मेचर सर्किट। इसका मतलब था वी टी इक्वल टू वी ए, वी टी इक्वल टू वी ए। तो अब अगर वी ए वेरी करवाना है तो हमें जाहिर है वी टी को वेरी करवाना पड़ेगा, यानी टर्मिनल पोटेंशियल। उससे क्या होगा कि वी टी वेरी होगा तो वी ए भी वेरी होगा, मगर फील्ड भी वेरी हो जाएगी क्योंकि तीनों पैरेलल में। वी टी वेरी करेंगे तो वी ए तो वेरी होगा मगर फील्ड भी वेरी होगी। मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि फील्ड कांस्टेंट रहे मगर सिर्फ वी ए वेरी हो जाए, फील्ड कांस्टेंट वी ए वेरी। तो ये कैसे हो सकता है? इसी तरह से हो सकता है कि आप टर्मिनल पोटेंशियल को ना छेड़ें, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल पैरेलल में है दोनों के। तो टर्मिनल पोटेंशियल को अगर मैं नहीं छेड़ता, जैसे लिखा है वी टी इज कांस्टेंट, तो फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी। तो अगर किसी तरीके से मैं सिर्फ इस वी ए को चेंज कर दूं, वी इज वेरिएबल, तो हमारा मकसद हल होगा। तो ये कैसे कर सकता हूँ? ये हमने एक बॉक्स दिखाया है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल वोल्टेज कंट्रोलर। तो शुरू में तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जब तक आप वीटी को वेरी नहीं करवाएंगे तो ये चीज कैसे हो सकती है, या क्या करें हम, रेजिस्टेंस लगा दें, क्या करें? तो रेजिस्टेंस लगाने का तो थर्ड मेथड था वो हमारा, वो भी पुराना मेथड है। तो ये हुआ हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डेवलपमेंट के साथ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक इंतहाई जबरदस्त टूल है जिससे इतनी अच्छी डिवाइसेस और ड्राइव्स बनी हैं जो कि कोई भी काम कर सकती हैं। तो ये समझ लें कि ये एक ड्राइव है जिसको डीसी ड्राइव कहते हैं, डीसी कंट्रोलर्स कह लीजिए, डीसी ड्राइव्स कह लीजिए, कुछ भी नाम दें। तो ये वो बॉक्स को शो किया हुआ है, डीसी ड्राइव को, डीसी वोल्टेज कंट्रोलर को। अंदर क्या है जाहिर है हम नहीं फिलहाल देख सकते और ना हमें देखना है। हमारा मकसद ये है कि हमने ये कंट्रोलर यहाँ लगाया तो ये कंट्रोलर कांस्टेंट वीटी लेकर वेरिएबल वीए आपको दे देगा। तो इसको वेरी करने से आपका वीए वेरी हो जाएगा जबकि वीटी इधर कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा मकसद हल हो जाएगा कि फील्ड कांस्टेंट है मगर वीए चेंज हो गया। तो ये बॉक्स जो दिखाया है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डीसी वोल्टेज कंट्रोलर और डीसी ड्राइव। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम जी? एनी क्वेश्चन? नहीं है तो बताएं। अगर फॉर एग्जांपल मैं वीए को बढ़ाऊं तो क्या होगा जी? वीए को अगर मैं बढ़ाऊं तो क्या होगा बताइए। सर ईए का सम जो है वो छोटा हो जाएगा। है क्या बोला तुमने? क्या मतलब? सर आपने कहा कि ये जो वेरिएबल वोल्टेज कंट्रोलर है इसको बढ़ा रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से वीटी अप्लाई किया हुआ है 250 वोल्ट या कुछ भी, तो फील्ड तो वही है। ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से वेरी करके वो वीए को कम कर रहा है या वीए को ज्यादा कर रहा है। मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ कि सपोज दैट वीए को बढ़ाया तो क्या होगा और कम किया तो क्या होगा, दोनों सूरतों में बता दें आप। अगर वीए बढ़ाया तो क्या होगा? जी क्या होगा भाई? इतना इसमें सोच विचार किया, वीए को बढ़ाओ तो डायरेक्टली असर किस पे पड़ेगा? केवीएल लगाया, देखिए चेंजिंग द आर्मेचर वोल्टेज। This method involves changing the voltage applied to the armature without changing the voltage applied to the field. ये बात वही है जो मैंने अभी कही। If the voltage V is increased, then IA must rise. Simple. ये देखें आप KVL लगा लेना यहाँ पर, ये KVL लगाएंगे तो EA किसके बराबर होता है? K5 ओमेगा। तो K5 ओमेगा तो कहीं चेंज नहीं होता, EA कांस्टेंट। तो अगर VA बढ़ाऊंगा तो सिंपल किस पे असर पड़ेगा? IA पे, क्योंकि VA बराबर है EA प्लस IARA। ई अगर कांस्टेंट है, वी ए बढ़ रहा है, इट मींस आई ए आर ए में से कुछ बढ़ रहा है, तो आर ए तो बढ़ नहीं सकता। सिंपल क्या बच गया? आई ए। तो वी ए बढ़ाने से क्या चीज बढ़ेगी? आई ए। ये देखें, ये आप इक्वेशन देख ले, ये वही केवीएल की इक्वेशन है कि वी ए बढ़ाया तो आई ए बढ़ गया, आई ए बढ़ गया तो इंड्यूस टॉर्क बढ़ गया, क्योंकि इंड्यूस टॉर्क के फाई आई ए होता है। और यहाँ पर फाई कांस्टेंट है। फाई कांस्टेंट के लिए ये सारी कहानी की गई थी कि फील्ड कांस्टेंट रहे, कि फील्ड कांस्टेंट रहेगी तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। तो सिंपल इट मींस कि जैसे ही आपने वीए बढ़ाया, आईए बढ़ा, आईए बढ़ने से टॉर्क रिड्यूस्ड बढ़ गया, और टॉर्क रिड्यूस बढ़ा तो मतलब वो टॉर्क लोड से ज्यादा हुआ तो मोटर की स्पीड बढ़ गई। इतना शॉर्ट है ये मेथड। वीए बढ़ाया तो मोटर की स्पीड बढ़ गई, दैट्स इट। बट एज द स्पीड इंक्रीजेस, द ईए की फॉर्मूला होता है के फाई ओमेगा, तो ईए इंक्रीजेस causing the armature current to decrease. This decrease in IA decreases the induced। भाई जब आप
टॉर्क रिड्यूस टॉर्क लोड से बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो ईए बढ़ेगा। तो उसी फॉर्मूले में जब ईए बढ़ रहा है तो वो इसको आईए को वापस नीचे लेकर आएगा। ये आईए जब नीचे आएगा तो ये टॉर्क रिड्यूस के नीचे लेके आएगा, तो थोड़ी देर के बाद ये दोबारा टॉर्क लोड के बराबर हो जाएगा इन स्टेडी स्टेट। मगर स्पीड बढ़ चुकी होगी इतनी दौरान में, क्योंकि स्पीड इसमें एक ऐसा पैरामीटर है जो इससे बढ़ा था, उसको कम करने के लिए कोई काम नहीं हुआ, ठीक है ना, तो स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे ये दिखा रहा है VA1 VA2 VA2 VA1 से बढ़ा है, कि जब हमने VA1 से VA2 पर गए तो ये कर्व के बजाय ये कर्व आया, और ये कर्व आप देख रहे हैं एग्जैक्टली पैरेलल है। ये कर्व हमें एग्जैक्टली पैरेलल मिलता है क्योंकि इसमें कहीं पर भी दो इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं जैसे वहां थे कि डोमिनेंट कौन सा है और कभी कोई डोमिनेट कर रहा था कभी कोई, इस वजह से वहां पर स्लोप का मसला आ रहा था। यहाँ पर पैरेलल है, लाइंस हैं, इट मींस कि आप इसको कहीं पर भी इस्तेमाल करेंगे आपको सेम रिजल्ट अचीव होगा। दैट इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर वोल्टेज ऑन स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट डीसी मोटर। ये इसकी समरी है, इसको देख लीजिए एक नजर। जी इसमें कोई सवाल है किसी का? Any question? सर ये स्टेप 5 और 6 बताइए। जहां तक समझ में आ गया ना, Yes, sir. VA बढ़ाया, आईए बढ़ा, आईए Yes, बढ़ा, sir. टॉर्क रिड्यूस बढ़ा, वो ज्यादा हुआ तो स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ी तो ईए बढ़ा, जब ईए बढ़ा तो ईए बढ़ेगा तो आईए वापस कम हो जाएगा। पांचवा स्टेप, इंक्रीजिंग ईए डिक्रीजिंग आईए, ईए बढ़ेगा तो आईए गिरेगा, आईए गिरेगा तो जिस तरह से पहले बढ़ा था जब वो गिरा तो टॉर्क रिड्यूस जो बढ़ा था उसको उसने वापस गिराया, तो वापस गिरते गिरते कब तक, जब तक दोबारा ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। तो यानी कि ट्रांजिएंट रिस्पांस जो आया था वो दोबारा स्टेडी स्टेट पे आ गया, बट एट अ हायर ओमेगा। ओके जी, अनदर क्वेश्चन? नहीं तो आगे चलो, चलिए। ओके, थर्ड मेथड इज, ये जो लेस कॉमन मेथड था वो भी देख लेंगे। इंसर्टिंग अ रेसिस्टर इन सीरीज विद आर्मेचर सर्किट। ये वाली क्वेश्चन आपको याद है? ये कोई बताएगा बच्चा कि ये क्वेश्चन किसी ने कहीं देखी है? जी भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कहीं देखी है? किसी को याद नहीं है? ये हम लोगों ने डिराइव किया था टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स मोटर की, शंट मोटर की हमने क्या कही थी? टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वही क्वेश्चन है ओमेगा जिसपे नेगेटिव स्लोप आ रहा है, यानी कि ये जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ की जो इक्वेशन थी टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक, वो यही तो है ये। तो उसमें वो कह रहा है कि इफ अ रेसिस्टर इज इंसर्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर सर्किट, तो आर्मेचर सर्किट के साथ अगर मैं एक रेसिस्टर को इंसर्ट करता हूं तो वो क्या कर रहा है? द इफेक्ट इज टू ड्रास्टिकली इंक्रीज द स्लोप ऑफ द मोटर। भाई ये है ना ओमेगा इक्वल टू दिस दिस दिस, तो ये क्या है? y इक्वल टू c, यानी कि y इक्वल टू mx प्लस c होता है ना, तो ये c था, ये x है, तो ये m है, तो इसका m नेगेटिव था, तो ये बहरहाल स्लोप है। तो अगर मैं एक रेसिस्टर सीरीज में लगाता हूँ आर्मेचर में, यानी कि कहाँ लगाऊंगा? जाहिर है मैं लगाऊंगा इस जगह पर, आर्मेचर के सीरीज में। तो आर्मेचर के सीरीज में जब मैं एक रेसिस्टर लगाऊंगा तो वो क्या करेगा? इस आर ए के साथ एड अप करेगा। जब जाहिर सीरीज में ऐड होता है, जब सीरीज में ऐड होगा, आर ए को ऐड करेगा, तो इस आर ए की वैल्यू बताएं क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस आर ए की वैल्यू बढ़ने का मतलब ये कि इस पूरा का पूरा स्लोप बढ़ रहा है और ये स्लोप नेगेटिव में है। तो वो यही कह रहा है कि ड्रास्टिकली इंक्रीज द स्लोप ऑफ द मोटर स्टॉक स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, मेक इट ऑपरेट मोर स्लोली इफ लोडेड। दिस फैक्ट कैन बी सीन फ्रॉम द स्पीड इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ये स्लोप बढ़ेगा हमारी स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्टली। तो हम इस तरह से स्पीड को कंट्रोल कर लेंगे एक वेरिएबल रेसिस्टर को रखकर।
कि अगर मैं इसको 0 कर दूं तो स्पीड क्या होगी, मैं उसको मैक्सिमम कर दूं तो स्पीड क्या होगी, और मैं इसको वेरी करवाता रहूंगा। मगर आप सब जानते हैं कि ये काम जैसे एक जमाने में पंखे की स्पीड भी वेरिएबल रेजिस्टर से कंट्रोल की जाती थी, हर चीज वेरिएबल रेजिस्टर से होती थी, मगर ये इंतहाई वेस्टफुल तरीका है, यानी एनर्जी वेस्ट होती है इसमें, क्योंकि जहां पर भी रेजिस्टर आएगा वहां पर भी पावर लॉस होगी, जहां पर भी रजिस्टर होगा वहां पर पावर लॉस होगी। तो आप जब रजिस्टर लगा के काम कर रहे हैं तो सारे की सारी आप एनर्जी को लॉस करवाएंगे उस रजिस्टर पे, तो जाहिर है ये बहुत पुराना मेथड है और इतना ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है जी, तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये देखें, इंसर्टिंग रेजिस्टर इन सीरीज, ये ग्राफ है हमारे पास, और ये आप क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं। सबसे कम RA1 था तो ये ग्राफ आया आपके पास, आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दी, स्लोप बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ा दी, स्लोप और बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ा दी, स्लोप और बढ़ गया। अब आप किसी भी एक मिसाल के तौर पर ये देखें, किसी भी एक जगह पर आप अगर लेना चाहें, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ कि ये इस पॉइंट पर RA1 पर कितनी स्पीड थी इस टॉर्क पर, तो आप एक स्ट्रेट लाइन लगा लें जहां पर वो टकराए और वहां से स्ट्रेट लाइन लगा लें, तो आपको ये स्पीड मिल जाएगी। इसी पॉइंट पे आप देखें कि आपको RA4 पर स्पीड क्या मिल रही है, ये मिल रही है। इससे पता ये चला कि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाते गए वैसे वैसे स्पीड आपकी गिरती गई, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाते गए वैसे वैसे स्पीड गिरती गई। तो ये भी एक तरीका है जिससे स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी, यहां तक कोई सवाल जल्दी से बताइए। एनी क्वेश्चन? ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर मैं एक मोटर को काफी बड़ी रेंज में इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, यानी उसकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा भी हो, कम से कम भी हो, तो कौन सा मेथड बेहतर है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कम से कम के हमने कोई एनालिसिस नहीं किया, और बल्कि पहला मेथड स्मॉलर स्पीड पे तो काम कर ही नहीं रहा था। अगर आपको याद हो, हम कहते थे स्टॉल कंडीशंस में ये यानी कि जो मोटर्स काम करेंगी वहां पर ये मेथड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई हुई है। हेलो, आप लोग भाई आवाज सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? जी सर। देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये वाला स्लाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने वाली है, इससे बहुत सवाल बनते हैं। ठीक है, फील्ड रेसिस्टेंस कंट्रोल, जरा गौर से सुनिएगा ये बात थोड़ी सी, ये आखिरी चीज है। इसके बाद कंट्रोल मेथड ये वाला, मतलब हम न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। देखिए, वो क्या कह रहा है, लोअर द फील्ड करंट इन अ शंट सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर फास्टर इट टर्न्स। यानी कि जरा गौर करें, दोबारा याद करें, हम इस पे क्या करते थे, RF बढ़ाते थे तो स्पीड बढ़ती है। दोबारा सुन लें, RF बढ़ता है तो स्पीड बढ़ती है, तो RF बढ़ेगा तो सारे फील्ड करंट कम होगा। तो ये भी वही बात है कि लोअर द फील्ड करंट का मतलब है RF बढ़ाया यानी फील्ड करंट लोअर हुआ, तो मोटर की स्पीड बढ़ गई। द हायर द फील्ड करंट लोअर इट टर्न्स, यानी कि अब इसको दोबारा वह देख लेके RF को कम किया तो फील्ड करंट बढ़ गया, ठीक है ना, तो स्पीड कम हो गई। तो RF की टर्म्स में यानी ये डायरेक्टली ताल्लुक है कि RF बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, RF घटेगा तो स्पीड घटेगी। और RF से ताल्लुक करंट का इन्वर्सली है, तो करंट से स्पीड का फिर इन्वर्सली हो गया। तो ये करंट्स की टर्म से बात कर रहे हैं। लोअर द फील्ड करंट स्पीड विल इंक्रीज, हायर द फील्ड करंट स्पीड विल स्लो। अब आपसे मेरा एक सवाल है, ये मुझे बताएं कि इस मेथड के अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हुए आप मोटर की स्पीड को बढ़ाते जाएं, वो सेफ साइड है, या कम करते जाएं वो सेफ साइड है? जी, जल्दी से बताइए, हमारी सेफ साइड क्या है? हेलो, हेलो, जी सर। जी बताइए। एमर, एमर हैं क्लास में आप? जी जी सर। जी, क्वेश्चन सुना आपने? जी सर। कुछ बताओगे?
नहीं, नहीं आ रहा ध्यान में। शाहूद, सर आरएफ को कम करना मेरे ख्याल से सेफ साइड है अच्छा ठीक है, रीजन? सर, क्योंकि अगर आरएफ ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, और फिर अगर वो मतलब कंट्रोल नहीं हो पाई तो आर्मेचर वाइंडिंग्स बर्न हो सकती हैं। अच्छा अच्छा, अब जरा गौर से देखें। आप हम क्या कह रहे थे, दोबारा सुने। आरएफ बढ़ाओगे तो करंट गिरेगा, स्पीड बढ़ेगी। आरएफ कम करोगे, करंट बढ़ेगा, स्पीड गिरेगी। सही कह रहा हूं मैं? उल्टा तो नहीं बोल गया भाई? उल्टा तो नहीं बोल नहीं गया सर, नहीं सही है सर। मेरे भाई? एक बात देखो कि आरएफ को अगर मैं बढ़ाता हूं, आरएफ को अगर मैं क्या करता हूं, बढ़ाता हूं, ठीक है, तो फील्ड करंट क्या होता है, कम होता है। और आरएफ को अगर मैं घटाता हूं तो फील्ड करंट क्या होता है, बढ़ता है। ऐसे ही है। तो याद रखें, जब हम ये चीज पढ़ रहे हैं कंट्रोल मेथड, तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाइंडिंग। तो वाइंडिंग में क्या देखा जाता है, करंट। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि अगर मैं करंट फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ाता हूं तो करंट कम होता है और स्पीड बढ़ती है। तो अगर मैं फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ाता चला जाऊं तो करंट कम होता चला जाएगा, तो वाइंडिंग के जलने के चांसेस तो खत्म होते जा रहे हैं भाई शाहूद इसमें। जबकि दूसरे केस में तो आप जिसको आपने कहा वो गलत है। वजह उसकी कि जब हम फील्ड रेजिस्टेंस कम करते हैं तो फील्ड करंट बढ़ता है, स्पीड कम हो रही है। तो अगर मैं फील्ड रेजिस्टेंस कम ही करता चला जाऊंगा तो फील्ड करंट बढ़ता ही चला जाएगा, तो ये क्या वाइंडिंग जला नहीं देगा? जी सर, दूसरे केस में। एग्जैक्टली exactly. तो आपकी बात करंट पे डिपेंड कर रही है। तो मैंने इसलिए कहा था कि ये थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। तो हमारे लिए देखें सेफ साइड कहाँ है, मैंने ये कहा था। तो सेफ साइड हमारी है फील्ड रेजिस्टेंस को बढ़ाने में, क्योंकि फील्ड रेजिस्टेंस जितना भी मैं बढ़ाऊंगा उतना करंट कम ही होगा। तो करंट कम होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइंडिंग सही है। तो इसका मतलब ये कि ये मेथड जो है ये बड़ा बेहतर चलता है हायर स्पीड्स पर। और ये बात तो हमने देखी भी थी, लोअर स्पीड पे तो काम ही नहीं करता ये, याद नहीं? स्टॉल कंडीशंस के पास हमने कहा नहीं था लोअर स्पीड पे ये नहीं चलेगा मेथड। जी सर। तो दोबारा पढ़े, देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम अचीवेबल स्पीड। देखो मिनिमम कह रहा है, यानी मैक्सिमम तो कितनी भी ले सकते हैं इससे, लेकिन मिनिमम अचीवेबल स्पीड होती है बाय फील्ड सर्किट। तो मिनिमम स्पीड अकर्स व्हेन द फील्ड्स मोटर सर्किट हैज द मैक्सिमम परमिसिबल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कि अगर मैं फील्ड डिस्टेंस कम करूं तो करंट बढ़ेगा मगर स्पीड कम होगी। मैं कम करता चला जाऊं फील्ड डिस्टेंस, करंट बढ़ता जा रहा है, स्पीड कम होती जा रही है। तो भाई एक वक्त आएगा कि करंट इतना बढ़ जाएगा कि उससे ज्यादा अगर करंट बढ़ा तो फील्ड सर्किट जल जाएगा, यानी लिमिट। तो वहां पर पहुंचने के बाद अगर मैं मजीद फील्ड डिस्टेंस कम करता हूँ, मजीद करंट बढ़ता है, तो बाइंडिंग जल सकती है। तो मैं अब वो उसको मजीद कम नहीं कर सकता। इसका मतलब स्पीड भी कम होते होते एक जगह पे आएगी, उससे नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि उससे नीचे कैसे जाएगी? हम उससे नीचे वो करेंगे तो वो जल जाएगी बाइंडिंग। तो एक मिनिमम स्पीड होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी सर। तो अब अगर कह रहा है वो, इफ अ मोटर इज ऑपरेटिंग एट इट्स रेटेड टर्मिनल वोल्टेज पावर एंड फील्ड करंट। रेटेड, अगर एक मोटर रेटेड पे चल रही हो, रेटेड का मतलब ये कि इससे ऊपर पे चीज जल जाएगी। ये होता है ना, किसी चीज की रेटिंग बताते हैं आपको, भाई इसकी रेटिंग है 5 एम्पियर, तो 6 एम्पियर पे वो चीज जल जाती है। तो वो कह रहा है अगर एक मोटर ऑलरेडी रेटेड पे चल रही है, यानी रेटेड फील्ड करंट पे, इसका मतलब ये कि मजीद फील्ड रेजिस्टेंस को अगर मैंने कम किया तो फील्ड करंट बढ़ेगा और वो वाइंडिंग को जला देगा। तो अगर एक मोटर रेटेड फील्ड करंट पे चल रही है देन इट विल बी रनिंग एट द रेटेड स्पीड। तो अगर किसी, यानी अगर मोटर रेटेड चीजों पर चल रही होती है तो उसकी स्पीड भी रेटेड कहलाती है। ये बात जरा जहन में रखें। जब मोटर किसी रेटेड चीजों पर चल रही है तो उसकी स्पीड भी उस वक्त रेटेड कहलाती है, उसको बेस स्पीड भी कहते हैं। तो फील्ड रेजिस्टेंस, जरा बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, फील्ड रेजिस्टेंस कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर फॉर स्पीड्स अबव द बेस स्पीड बट नॉट फॉर द स्पीड्स बिलो द बेस स्पीड। ये जुमला समझ में आ रहा है आप लोगों को? सबसे इंपॉर्टेंट जुमला है ये, बताएं जल्दी से। जी ये सर। ये जुमला समझ में आ रहा है कहां से कहां तक? ये जो मैंने शेडेड किया और ये वाला, ये क्या कह रहा है? फॉर फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर फॉर स्पीड्स अबव द बेस स्पीड बट नॉट फॉर द स्पीड्स बिलो द बेस स्पीड। क्योंकि जब आप ऑलरेडी रेटेड स्पीड पर हैं तो इसका मतलब आप रेटेड फील्ड करंट पे भी हैं। जब आप रेटेड स्पीड पर हैं तो रेटेड फील्ड
करंट पर भी है। अब आपको अगर यानी कि जो आरएफ मेथड है वो अब आप मजीद बढ़ा सकते हैं, आरएफ मेथड कम और नहीं कर सकते, क्योंकि कम करा तो फील्ड करंट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब स्पीड अब इससे ऊपर जा सकती है, नीचे नहीं जा सकती। तो वो यही कह रहा है कि above the base speed but not for the below. To achieve a speed slower than the base speed by field control would require excessive field current, possibly burning the field winding. तो ये काम हम नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर सबको? फील्ड रेसिस्टेंस। जी सर। अच्छा, ये टाइम खत्म हो रहा है, मैं दोबारा मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, जल्दी से आइए।